प्रोडक्ट आपने ये लिखा हुआ था, इन दोनों को अगर सम की फॉर्म में लिखा जाए तो ये आपके पास टोटल हैमिल्टोनियन आ गया। इस टोटल हैमिल्टोनियन को अब सॉल्व करते हैं कि इसका जो एनर्जीज हैं, परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन की जो एनर्जीज हैं वो क्या आएंगी। ये जो हैमिल्टोनियन गिवन है, ये इस तरीके से इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि P1 P2 एंड दीज आर जस्ट कपल्ड हैमिल्टोनियंस, और x1 x2 का आपस में रिलेशन है, यहाँ ये एक साथ टर्म आ रही है इंटरेक्शन की, तो इसको आसानी से सॉल्व नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम टेक्निक यूज करते हैं जो हार्मोनिक ऑसिलेटर को सॉल्व करने के लिए क्वांटम की टेक्निक यूज की जाती है। सो उसके लिए x1 लेट्स से इज 1/2 स्क्वायर रूट of 2 xs plus xa and x2 is also with minus sign। अब ये हम कर ये रहे हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन से, जो हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज कर रहे हैं, इससे हैमिल्टोनियन को डायगोनलाइज किया जाएगा। जब हैमिल्टोनियन डायगोनलाइज हो जाएगा तो इट मींस कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ज़ाहिर पे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स बचेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स बच रहे हैं तो इट मींस आप उसकी एनर्जीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, विच विल बी जस्ट आइगन वैल्यूज ऑफ दैट हैमिल्टोनियन। x1 ये होगा। इसी तरह आप P1 को देखें तो 1/2 square root PS plus PA and P2 is 1/2 square root PS minus PA, where XS and XA are symmetric and anti-symmetric modes of motion। दो मोड हैं, एक सिमेट्रिक है, एक एंटी सिमेट्रिक मोड है। इसको हमने ऐसे लिखा है कि XS plus XA दो मोड्स हैं, जो एक सिमेट्रिक एंड ए एंटी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस जैसे होते हैं उसी तरह की टर्म है। अगर यहाँ इनसे x1 और x2 से आप इस xs और xa को कैलकुलेट करना चाहें, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं आपके पास और दो ही वेरिएबल हैं, तो x1 और x2 की टर्म में आ जाएगा। ये इसी तरह से निकलेगा, जस्ट यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा, और यहाँ x1 होगा, x2 होगा, माइनस साइन यहाँ है। सो if you change the order of these things, like x1 को आप x2 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ से आप नेगेटिव साइन बाहर निकालेंगे, एग्जैक्टली वापस आपके पास वही चीज दोबारा आ जाएगी। कहने का ये मतलब है कि अगर यहाँ पे सिमेट्रिक पार्ट को आप देख रहे हैं तो xs will be equal to, after some calculations, इसको कंबाइन करने से xs minus xa की जगह x1 minus x2 होगा। अब अगर आप इंटरचेंज करें 1 और 2 को, तो एक यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 2 दोबारा हो जाएगा। नेगेटिव साइन बाहर आया, मतलब ये है कि जब आपने उनको आपस में इंटरचेंज किया पार्टिकल को, तो एक नेगेटिव फंक्शन, आपको नेगेटिव साइन बाहर आ रहा है, विच इज जस्ट एन एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, राइट। P1 इसी तरह से, P2 भी इनके करस्पॉन्डिंगली मोमेंटाज हैं, x1 का ये है, x2 का ये है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक की फॉर्म में। अब इन चीजों को आप बैक उस हैमिल्टोनियन में प्लग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है, ये आपके पास P1 स्क्वायर है और P2 स्क्वायर है। इसी तरह ये x1 स्क्वायर है, ये x2 स्क्वायर है, x1 और x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनकी जगह पे वो जो अभी नई ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोड्यूस करवाई है, ये x1 और x2 को इंट्रोड्यूस करवा दें, वहाँ पे स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ सिंपली ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अनपर्टर्ब्ड पार्ट में, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह P1 P2 अलग अलग स्क्वायर हो जाएंगे। सो जब आप हैमिल्टोनियन में इनको प्लग करेंगे तो आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन जस्ट रीअरेंज करने से, कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा, कैंसलेशन होंगी थोड़ी बहुत, कैंसलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 1/2 k - 2 e स्क्वायर r पावर क्यूब। मैं आपके साथ ये कैलकुलेशन शेयर भी कर दूंगा, हैंड रिटन जो मैंने कैलकुलेट की थी। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो PS स्क्वायर ये सिमेट्रिक पार्ट आ रहा है और ये एक एंटी सिमेट्रिक आ रहा है। सो एक हैमिल्टोनियन जो है वो पार्ट सिमेट्रिक है, दूसरा एंटी सिमेट्रिक है। इसके करस्पॉन्डिंगली दो फ्रीक्वेंसीज हैं। एज यू नो दैट कि हैमिल्टोनियन जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का होता है, H = P स्क्वायर प्लस KX स्क्वायर, या फिर हाफ M ओमेगा स्क्वायर X स्क्वायर, वो टर्म आती होती है। तो ये जो चीज है ये एक ओमेगा है, इसी तरह
ये भी एक ओमेगा से रेलिवेंट है, इट्स नॉट एग्जैक्टली ओमेगा। सो इट्स वन, जो फर्स्ट के आप देखें तो ये है, दूसरे वाला जो सिमेट्रिक पार्ट है उसका के ये है। यहाँ एक में प्लस साइन है इसमें और इसमें नेगेटिव साइन है। सो इसके करस्पॉन्डिंगली दो फ्रीक्वेंसीज होंगी। as we know that कि frequency is given by omega is equal to k over m square root। so k की जो वैल्यू है फर्स्ट केस में ये आ रही है, दूसरे वाले पार्ट में ये आ रही है। यहाँ प्लस माइनस 2e square over r cube square root over m is your omega। दो फ्रीक्वेंसीज आई हैं, अब एक नहीं दो फ्रीक्वेंसीज हैं यहाँ पे। इसके ये कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर था आपके पास। सो जो सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इनको इंटरचेंज करना चाहिए। ए पहले होगा दूसरा बाद में होगा। प्लस साइन वाली जो करस्पॉन्ड करती है वो सिमेट्रिक पार्ट को कर रही है, और एस वाली जो है वो माइनस साइन वाली नेगेटिव पार्ट को करस्पॉन्ड कर रही है फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट यहाँ किया क्या है, ये ओमेगा है के प्लस माइनस 2e स्क्वायर बाय 4। इस सीरीज को ना जस्ट एक्सपैंड कर दिया, केवल सीरीज है के प्लस 2e स्क्वायर ओवर आर क्यूब। इसमें से के आप कॉमन ले तो 1 प्लस माइनस 2e स्क्वायर ओवर आर क्यूब के स्क्वायर रूट। ये बायनोमियल सीरीज से अगेन एक्सपैंड किया, तीन टर्म्स, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। के ओवर एम स्क्वायर रूट इज जस्ट ओमेगा नॉट, जो कि बाहर आया हुआ है। सो मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज जो है वो दो आपके पास ये आ रही है। अब 0 पॉइंट एनर्जी जो नया सिस्टम है, आई मीन जो आपने सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक लिखा था, क्योंकि हमें पता है हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी हाफ एच बार ओमेगा नॉट के ओमेगा नॉट होती है। यस, हाफ एच बार ओमेगा नॉट एन प्लस हाफ एच बार ओमेगा नॉट वैसे आप लिखते होते हैं, क्योंकि यहाँ आपका सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर था, उसमें भी अब एन को 0 कंसिडर कर लिए, क्योंकि वो 0 पॉइंट एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। सो हाफ एच बार ओमेगा नॉट इज योर एक्चुअल एनर्जी ऑफ अनकपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी ये होनी चाहिए थी सिमेट्रिक प्लस ओमेगा नॉट, सिमेट्रिक प्लस ओमेगा ए एंटी सिमेट्रिक पार्ट की दोनों एनर्जीज को सम होना चाहिए। लेकिन ये एनर्जी एक्चुअली में लो हो जाएगी, यह इस एनर्जी और इसमें फर्क होगा। ये अनकपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है। सो कपल्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में जो एनर्जी है वो सम फैक्टर लो होगी उसकी इंटरेक्शन की वजह से। अब वो जो लो एनर्जी कितनी हो रही है वो ये है, डेल्टा ओमेगा एस प्लस डेल्टा ए। अब डेल्टा ओमेगा एस, ये ओमेगाज आपको पता है, इनका डेल्टा कैलकुलेट करिए तो ये आपके पास फर्स्ट जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी। डेल्टा यू जो चेंज इन एनर्जी है वो ये आ रहा होगा। अब ये चेंज इन इस फैक्टर के थ्रू ये वाली एनर्जी जो है ये 0 पॉइंट एनर्जी भी कम हो जाएगी, 0 पॉइंट एनर्जी भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि इंटरेक्शन यहाँ इंक्लूड की गई थी। अब ये इंटरेक्शन पहले देखने में नहीं थी, क्योंकि देयर वाजंट एनी आयनिक चार्जेस या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस नेट देखें तो कोई भी नहीं था। इस वजह से उसमें इंटरेक्शन हम कह रहे थे कि नहीं होगी, लेकिन वो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है। उस इंटरेक्शन को देखें तो ये उसके रिजल्ट में 0 पॉइंट एनर्जी है जो कि फर्दर लो हो जाएगी इसके थ्रू। ये इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो ये है, right? As we know that these h per omega not 2e squared k h squared, these are just commons, I mean constants. So in constant की जगह आप एक अलग चीज प्लग करिए, a वो इन्हीं कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्केयर यहाँ क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो तो पावर 6 हो जाएगी। सो जो इंटरेक्शन एनर्जी है वो वेरी कर रही है r पावर 6 के साथ। अगर आप फोर्सेस को देखें तो इसको डिफरेंशियल लिया जाए, आई मीन इसका डिफरेंशियल जो है वो आपके पास पावर वहाँ यहाँ में ख्याल से 7 हो जाएगी, या इंटीग्रल डिफरेंशियल में पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो फोर्सेस जो है ये वीक फोर्सेस हैं और बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्सेस होंगी, ये भी r पावर 6 के साथ इनवर्स ऑफ r पावर 6 इसके साथ वेरी कर रही हैं। दीज फोर्सेस आर नोन एज London interaction forces are van der Waals forces, and sometimes these are also known as dipole-dipole interactions. And this phenomena is purely a quantum effect phenomena.
ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से हम निकाल रहे थे, और ये हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू सॉल्व किया है, और आपके पास जो एनर्जी आ रही है ये इस तरह से आ रही थी। ओमेगा नॉट ये पैकेट्स की फॉर्म में n+12 h पर ओमेगा नॉट जो है ये क्वांटाइज्ड एनर्जी है, सो इट्स अ क्वांटम इफेक्ट एंड इट डज नॉट डिपेंड कि जो चार्जेस हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हो चार्ज डेंसिटीज या फिर नहीं। जैसे हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को पीछे यहाँ शो किया है, हमने कहीं ये नहीं कहा कि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है। सो ये जो चार्जेस हैं एक दूसरे के साथ, इनका जो क्लाउड है क्लासिकल पिक्चर में अगर देखा जाए तो इसके अराउंड जो न्यूक्लियस के अराउंड चार्जेस हैं वो इसके न्यूक्लियस के अराउंड चार्जेस आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सो ये जो इंटरेक्शन है ये इसका रिजल्ट नहीं है कि इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है कि चार्ज डेंसिटीज आपस में ओवरलैप कर रही हैं या फिर नहीं कर रही। देयर विल बी dipole interactions even if they are not overlapping. Yes, this was today's lecture and your question definitely will be appreciated. So please share the questions if you have, and I will try to answer your questions. Thank you so much.